वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्वेता। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडेड लेक्चर, जिस पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे। वो ये है मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें हम इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे की थीम्स, ऑथर्स एंड थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिखाएंगे। और ये आप बात ध्यान से सुने कि मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर और किसी भी आप फील्ड में इन दोनों पीरियड्स को अगर आप देखना चाहोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एग्जैक्ट डेट and the events that led to the development or enhancement also of these periods in literature. तो आप मतलब ये कब कैसे हुए, इनका ये बहुत ही ग्रेजुअल मूवमेंट था और ये हमें समझना है और देखना है कि कैसे ये आए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई वॉन्ट यू टू गेट योर नोट पैड एंड पेन पेंसिल्स, क्योंकि आई स्पीक मोर और लिखा मैंने थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू स्पीक, तो आई वॉन्ट यू टू राइट देम। तो फर्स्ट जो मैं कहना चाहूंगी कि 16th सेंचुरी जो थी, 16th सेंचुरी से ह्यूमैनिज्म एंड रेनेसां आया। ठीक है, और उस टाइम से चीजें चेंज होने लगी। There was new hope, new focus on the greatness of humans, beauty of them, and the values of humanity took the center stage. पर इससे पहले जो medieval period था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। Everything was considered dark. Humans were not celebrated. They were seen as sinners. और बहुत सारा oppression, injustice देखा जाता है। और वो ऑल दीज थिंग्स गॉट रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क। ओके, फिर उसमें अब आगे जो है, जो 16, 17, 18 सेंचुरी में ह्यूमैनिज्म आया और इन द 19th सेंचुरी अगेन चेंजेस केम। ठीक है, तो थ्रू आउट दीज 4 सेंचुरीज ऑफ ह्यूमैनिज्म वो एक तरह का ह्यूमैनिज्म नहीं रहा। इट वॉज नॉट स्टैटिक. Sometimes the focus was on the human ideas and reasons, sometimes the focus was on the emotions and beauty. तो हमें पता है कि ऑगस्टन एज जो है, क्लासिकल एज जो है ना, तो न्यू क्लासिकल एज जो है उसमें रीजन और ह्यूमन ब्रेन को इंपॉर्टेंस दिया गया। और फिर 16th और 18th सेंचुरी में इमोशंस और ह्यूमन फीलिंग्स को पे फोकस किया गया। तो ये हमें पता है। बट 19th सेंचुरी से चेंजेस स्टार्टेड। तो Why did all these things change in the 19th century? ये हम देखेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन टू मॉडर्निज्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्निज्म में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज मॉडर्निज्म। कि अ कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट एमर्ज्ड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। तो ये इसलिए क्यों हुआ था ये भी हम देखेंगे। ठीक है, एक 19th एंड 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और अर्ली 20th सेंचुरी तक रहा, फिर उसके बाद हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म आया। तो सेकंड पॉइंट जो है, इसमें जो की डेट्स आपको याद रखनी है वो है 1890 टू 1940। फिर कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? A break with traditional forms, experimentation and a focus on individual subjectivity and the alienation of modern society. तो इसको हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रेडिशनल फॉर्म से कैसे ब्रेक डाउन हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करने लगे लोग, और इंडिविजुअल उस पर कैसे इंपॉर्टेंस दी गई, और एलिनेशन कैसे है कि वाई वी बिकेम मोर अलोन, अलूफ, एंड देयर वाज अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो ये हम देखेंगे क्योंकि जो कंडीशंस थी वो चेंज हो रही थी। ठीक है, वो चेंज सोसाइटी में हो रही थी, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, और ये सब बिकॉज ऑफ द वन मेजर थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। वो ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपको याद रखना है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इट मीन्स सेटिंग अप फैक्ट्रीज ऑफ मास प्रोडक्शन। बिफोर दैट पीपल वर मेकिंग थिंग्स विद देयर हैंड्स। इससे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दिए जाते थे। छोटे छोटे लोग जो थे उनको, जो आर्टिस्ट थे उनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। दे डोंट हैव टू, यू नो, दे डिडंट हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड माइग्रेट टू बिगर सिटीज टू गेट जॉब्स एंड लिव इन स्लम एरियाज। तो पर ये होने लगा था विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और ये भी पता है कि हमें कैसे रिलेशनशिप्स वर गिवन मोर इम्पोर्टेंट। लाइफ वाज नॉट सो फास्ट, द फोकस वाज नॉट ऑन getting involved in the rat race, or but with the establishment of industries or factories, mass production होने लगा।
मटीरियलिस्टिक सोसाइटी एमर्ज हुई। कैसे हुई मटीरियलिस्टिक? कि कंज्यूमरिज्म आया। कंज्यूमरिज्म जब प्रोडक्ट्स बहुत ही बड़े उसमें आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज है, वो चाहेंगी वो बिके भी। तो वो बिकने के लिए दे स्टार्टेड टू एडवर्टाइज, और एडवर्टाइजमेंट से ये होने लगा कि लोगों को ये बताया जाने लगा कि आप इन सब चीजों के बिना अधूरे हो। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो यू आर अनहैप्पी, यू आर सैड। जैसे अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है एक कि यू आर नॉट सैड बिकॉज there is some problem in your life, it is because you don't have these beautiful cups। ठीक है, तो जैसे मग नहीं, कॉफी मग्स नहीं है, तो इसका ऐसा है, आप देख रहे होगे कि इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत चालू है। ठीक है, फिर अब देखते हैं आगे कि अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है ना, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए। ठीक है, और इससे क्या हुआ? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई। पहले तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, तो ये हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी द वॉर विच विल एंड ऑल द वॉर्स, कि ऐसी वॉर कभी वापस नहीं होनी चाहिए और ना होगी। राइट, तो देवर इन होप ऑफ दिस, और वो इसको होने भी दिया, क्योंकि चलो एक बार हो जाएगी तो फिर वापस कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप देखोगे कि ऑपरेशन और इनजस्टिस जो मिडाइवल पीरियड में था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के आया। क्यों आया? क्योंकि पीपल गॉट डिवाइडेड इन मेनी वेज, न्यू आइडियोलॉजीज आने लगी, है ना, और फिर वो धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू रिजल्ट इन वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। सो द इंडस्ट्रीज ब्रॉट इन इक्वलिटी, तो रिच एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, ठीक है, बर्जॉइसी आने लगी अगेंस्ट द वर्किंग क्लास। तो ये आप देखोगे इस टाइम के जो पीरियड के जो राइटर्स हैं, दे वर राइटिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो इनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बाद द वर्किंग क्लास वाज एक्सप्लॉइटेड, दे डिडंट हैव गुड लिविंग कंडीशंस, दे डिडंट गेट इक्वल वेजेस, ना उनके पास इक्वल वेजेस है, ना उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी थी, बिकॉज दे वर लिविंग इन स्लम एरियाज। ठीक है, ऑल दिस लेड टू द रायट्स। तो उन्होंने अपने आवाज उठाई, और आप देखोगे कि इस टाइम पे, मतलब ये जो टाइम है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंडियन उसमें भी दिखाया गया है, स्पेशली बॉलीवुड ने इसको कवर बहुत किया है। जैसे आप जंजीर देखोगे, दीवार देखोगे, उस टाइम की मूवीज जो अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन करके आया था, तो वो उसी टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो सो 19th सेंचुरी वाज द टाइम ऑफ ग्रेट चेंजेस, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी, जो ये सोशल प्रॉब्लम्स थी, वो स्टारवेशन ला रही थी, वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ला रही थी इन द in the society, in the people who belong to the working class। जिसे हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है इस टाइम का, वो है लुक बैक इन एंगर। तो उस वहां से ये एंग्री यंग मैन ये टर्म आया। तो अब इस चेंजेस में द पीपल लॉस्ट देयर फेथ, their belief in truth, in reality, in values, they lost their belief in everything around them, they began to question established idea। ठीक है, फिर ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो आई, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दैट शैटर्ड एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड डिसइल्यूजन सोसाइटी, कंप्लीटली ब्रेक डाउन था कि ऐसी वॉर कैसे हो सकती है, इतना गोरी, इतनी अगली, और मतलब विच एंडेड एवरीथिंग दैट वाज पॉजिटिव ऑन द ग्लोब। ठीक है, फिर इस टाइम पर आप देखोगे कि साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड्स की थ्योरी आने लगी ऑन द अनकॉन्शियस माइंड एंड विच इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके भी वर्क्स। और फिर फिलोसफी में नाइस्टे का जो आइडिया था ऑन द डेथ ऑफ गॉड एंड एक्सिस्टेंशियलिज्म contributed to modernist thought, that he questioned on the existence of God, कि ऐसे कैसे भगवान है जो who can be witness of such an ugly war, who can let this happen to his own creation, ऐसा कैसा भगवान है? तो अगर है तो he said that, he completely said that we have killed the God and all these things because we are negative, we became the reflection of the society at that time। फिर की थीम्स इन मॉडर्न लिटरेचर आपको क्या मिलेंगी? देखिए, एलिनेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट, द लॉस ऑफ मीनिंग इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, फिर फ्रेगमेंटेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ लीनियर नैरेटिव्स एंड कोहेसिव स्टोरी स्ट्रक्चर्स।
फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अ नरेटिव मोड दैट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब इस टाइम का जो लिटरेचर है वो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लिखे जा रहे हैं, कि मतलब वो किस तरह से डिसइल्यूजनमेंट दिखा रहे हैं, कि लोगों में कितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, कि वो दे आर लूजिंग फेथ इन गॉड, इन रिलीजन, इन ह्यूमन वैल्यूज, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड दे आर, थिंग्स वर नॉट हैपनिंग गुड टू देम। मतलब जितने भी आप वो अच्छे थे तो उनको ऐसा ही लग रहा था कि समथिंग पॉजिटिव इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, नो मैटर हाउ प्योर, how full of values and principle we are, things are not happening the way we want to। और वही क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो है कि वर्ल्ड वॉर इतना ऐसा एक्सट्रीम कैसे हो रही है चीजें, इफ गॉड एग्जिस्ट। और फिर स्ट्रीम ऑफ, फिर ये सब चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है अपने वर्क में, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन है कि लीनियर, अब इस टाइम पर हर इंसान, मतलब जो कैरेक्टर्स ले रहे हैं राइटर्स, तो वो हर कैरेक्टर को बोलने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। हर कैरेक्टर को कहने के कुछ ना कुछ वो कहेगा, कुछ ना कुछ ही विल, द पर्सन विल कंट्रीब्यूट इन द नरेशन, इन द स्टोरी लाइन। ऐसा नहीं कि एक ही लीनियर वो चलेगा। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्जीनिया वुल्फ का हमें पता ही है, जेम्स जॉय से ये इस टाइम ला रहे थे कि हमारे अंदर का जो जो चलता है, वो अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चीजें चल रही है, दैट आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर व्हाट मेक आर personality, not what we pretend to be, what we are to the world in ऊपर superficial, वो तो superficial है सामने जो हो, बट अंदर जो चल रहा है वो ज्यादा important है। फिर subjectivity and individualism आया, a focus on the inner workings of the mind rather than objective reality। तो इनर वर्किंग्स के बारे में बात हुई। रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन हुआ, चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इंक्लूडिंग प्लॉट, कैरेक्टर एंड सिंटैक्स। अब इसमें इतना लिटरेचर है, इतना कॉम्प्लेक्स लिटरेचर है, और इसलिए क्योंकि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी, पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो राइटर्स वो वेरी सेंसिटिव, मतलब आप देखोगे कि राइटर्स आर द मोस्ट सेंसिटिव बीइंग्स, सो दे ऑब्जर्व, दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड देम, और वो उस चीज को लिखना स्टार्ट किया, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम की सोसाइटी को। तो अब आगे देखते हैं मेजर मॉडर्निस्ट राइटर्स कौन है। जेम्स जॉय से है, जो 1882 टू 1941 हुए, और known for Ulysses and a portrait of the artist as a young man। और innovations, इन्होंने क्या किया, innovations in stream of consciousness and use of mythic structures। वर्जीनिया वुल्फ हुई 1882 टू 1941, known for Mrs. Dalloway and To the Lighthouse। आप इसका इनका टाइम पीरियड देख लेना, शायद गलत लिख दिया हो मैंने। और फोकस्ड ऑन इंटीरियर मोनोलॉग एंड द पैसेज ऑफ टाइम। और T.S. Eliot 1888 to 1965, इनको तो he was the major writer of that time, known for the Wasteland and the Love Song of J. Alfred Prufrock। तो आप देखो वेस्टलैंड जो है वो एक कंप्लीट समरी, एक नटशेल में बताती है कि हाउ द एंटायर लिटरेचर, द माइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, द साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज एट दैट टाइम, है ना। जो पूरा जो पैथेटिक कंडीशन है वो रिफ्लेक्ट करती है। एंड not much has changed since then, we are still the same, है ना। तो we can relate to the things he is writing about the wasteland, so it is like an मतलब epic ही बोलेंगे, क्योंकि और something which is very classical, और classic इसलिए है because it still stands true, है ना। अभी भी बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो कैसे उस सोसाइटी को बता रहे हैं कि कैसे हर इंसान कितना अकेला है, और अकेला होता जा रहा है, और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स फॉर्म नहीं कर पा रहा है। देयर आर नो मीनिंगफुल कनेक्शंस बिटवीन द ह्यूमंस, वी आर ओनली, अब देखो हर जगह बिल्डिंग्स हैं, हर जगह पोल्यूशन है, हर जगह वी आर रिप्रोड्यूसिंग लाइक रैट्स, वी आर जस्ट मतलब फ्लोइंग विद द टाइम विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। वी आर नॉट पॉजिंग एंड लुकिंग एट द एक्शंस वी आर टेकिंग, कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, वो हम नहीं सोच रहे हैं, बस हम चलते जा रहे हैं, और मतलब लाइक लिविंग डेड। ओके, वी आर नॉट एंजॉइंग द मोमेंट। फॉर अस एंजॉयमेंट इज एट द
यू नो सरेंडर टू प्लेजर, जो इन्होंने लिखा है, सरेंडर टू द मोमेंटरी प्लेजर्स, कि जैसे कि आप देखोगे कि बहुत ही वायरल हो रही हैं आजकल वीडियोस की, मतलब कि न्यू ईयर पे कैसे सेलिब्रेट किया, कि बाय ड्रिंकिंग एंड बाय हैविंग सेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो बाय इंडल्जिंग इनटू सच लोअर प्लेजर्स। तो ये हमारा मोटिव है, ये हमारा मोटो है। वी डोंट नो कि कुछ इसके भी बियॉन्ड कुछ है, ठीक है। तो वी आर लिविंग वेरी सुपरफिशियली शैलो लाइव्स, like living deads, not giving importance to family time, to meaningful connections, to spiritual bonds, to uh, to more spiritual connections। ये इनके लिए हमारे लिए टाइम नहीं है। तो ये हमें वी आर लिविंग इन अ बैरन वेस्ट लैंड, वो अभी भी ऐसा ही है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, पोएटिक फ्रेगमेंटेशन एंड एल्यूजन टू पास्ट लिटरेरी ट्रेडिशंस, और फ्रांस काफ्का। अच्छा, टीएस इलियट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोएटिक फ्रेगमेंटेशन एंड एल्यूजन्स की, ही वाज वन ऑफ द राइटर्स जो पास्ट के वर्क्स, क्लासिक्स और राइटर्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते थे, क्योंकि ही मतलब दीज राइटर्स, ही वाज वन ऑफ द राइटर्स जो वर क्रेविंग फॉर द यूनिटी, फॉर दैट सेंस, फॉर मीनिंग दैट यूज्ड टू बी, विच इज नॉट एनी मोर इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंटेशन है, जो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो दे एबहॉर इट, दे डोंट लाइक इट, है ना। सो दे वांट सिंप्लिसिटी, वर्चुअस लाइफ, प्रिंसिपल्ड लाइफ, विच यूज्ड टू बी इन अर्लियर सेंचुरीज, अर्लियर एजेस, जो इनके वर्क्स में, पुराने राइटर्स में दिखता है। तो टीएस इलियट जैसे राइटर्स को वो चीजें ज्यादा पसंद आती थी, तो वो ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस देते थे। फिर फ्रांस काफ्का, ये हमें पता ही है। तो 1883 1924, he is very famous, his quotes are very famous, you can see on the social media floating here and there, known for the metamorphosis and the trial। तो जैसे दोनों ही बहुत जबरदस्त इसके वर्ड्स है। मेटामॉर्फोसिस में हाउ अ ह्यूमन बीइंग चेंजेस इनटू अ कॉकरोच, ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू यू नो कम आउट ऑफ इट और फाइट हिज एग्जिस्टेंशियल, मतलब इसके थ्रू एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस उठाए हैं कि एक्चुअली वी आर लाइक कॉकरोचेस, लिविंग लाइक कॉकरोचेस, ओके। ज्यादा मीनिंग नहीं है हमारी लाइफ का, है ना। तो वी विल नॉट बी रिमेम्बर्ड बाय एनीवन, okay, we are not leaving behind something which is going to be valuable to the society। तो ये इस तरह की है, और ट्रायल में भी इसी को कैरी ऑन किया है, ऐसी थीम्स को, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को, जो हमारे को ये मतलब अपने आप को क्वेश्चन करने को मजबूर करें कि क्या हमारी एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग है। ये तो फ्रांस काफ्का ने ये थीम्स उठाई हैं, थीम्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, एलिनेशन एंड एब्सर्डिटी, ठीक है। और ये तो पता ही है, चार्ल्स डार्विन का इस टाइम आया था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो उसने डार्विन्स की जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है वो क्या कहती थी। तो उसने सबसे पहले पहले तो हमें बताया जाता था कि स्पेशली फ्रॉम द क्रिश्चियन मिथोलॉजी हम कहें कि एडम और ईव से आए हैं और ये सब कुछ था। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ही ब्रॉट अ न्यू एरा विद हिज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसकी एवोल्यूशनरी थ्योरी proved that probably man is not made in the image of God, because it looks like he is evolved from the lesser animals, apes। So how do you reconcile these conflicting ideas of science and religion, कि साइंस कुछ और कह रही है, रिलीजन कुछ और कह रहा है। तो द लेमैन, द कॉमन मैन के लिए तो कंफ्यूजन हो गया कि आया कहां से है इंसान। पहले तो हम सोच रहे हैं वहां से आया, भगवान से, गॉड की इमेज बना है, और नाउ ही इज प्रूविंग इट दैट वी हैव कम फ्रॉम एप्स, फ्रॉम चिंपैंजीज, ठीक है। How do you address all those beliefs in earlier established ideas of 4 centuries of humanism? Ki now when you know much of it wasn't probably true. The enlightenment of the 18th century had brought enlightened, मतलब ये जो है कि 18th century जो enlightened period था वो रीजन को इंपॉर्टेंस दिया, तो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को इंपॉर्टेंस दिया। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन लुक्ड लाइक प्रोग्रेस, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पीपल वर हैप्पी कि चलो इंडस्ट्रीज हो रही है, मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, और सब कुछ होगा, मास प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ इसका अच्छा होगा। पर इट ओनली लेड टू मोर स्क्वालर, मिजरी। कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर सफरिंग, कुछ तो रिच होती जा रही है, कुछ पुअर होते जा रहे हैं। तो ये द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच
started to grow. So is इंडस्ट्रियलाइज फ्री क्वेश्चन होता है कि ये उठा कि इज इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई प्रोग्रेस ला रहा है या कभी लाया, तो आई डोंट थिंक सो, और लोगों ने बहुत कहा कि नहीं लाया, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो थे कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म. इट लुक लाइक इंपीरियलिज्म वाज गुड, है ना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा कि गुड है, कि वाइट पीपल कंसिडर देयर ड्यूटी टू सिविलाइज द लेसर सिविलाइज पीपल ऑफ एशिया, है ना, तो इट्स देयर ड्यूटी, इट्स द वाइट मैन्स बर्डन जो कहने लगे. फिर there was a conflict between colonies कि they started to revolt and for their freedom. तो ये हमें पता ही है. तो ये सब कुछ बहुत सारी चीजें हो रही थी उस टाइम. स्टाइलिस्टिक इनोवेशंस देखें हम, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमें पता चली गया कि नरेटिव ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये आपको समझनी जरूरी है कि नेट में एग्जाम में कभी आपके आ सकता है, जैसे डेफिनेशन दे दी और आपको पूछा गया कि स्ट्रीम ऑफ ये किसकी डेफिनेशन है, तो नीचे 3-4 आपको दे दिए, तो उसमें से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यू विल बी एबल टू पिक अप इफ यू नो व्हाट इट इज. कि द नरेटिव फ्लोज फ्रीली ऑफन विदाउट कन्वेंशनल पंक्चुएशन मिमिकिंग द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ थॉट. जैसे हम थॉट में कोई पंक्चुएशन नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, जस्ट इट्स फ्लोइंग, कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, वो चल रहा है बस थॉट. तो वो थॉट वैसा का वैसा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में अगर हम लिख रहे हैं बुक को, नरेशन कर रहे हैं, तो वैसा वैसा विदाउट पंक्चुएशन हमारा नरेशन होगा. नॉन लीनियर प्लॉट स्ट्रक्चर्स होते थे इस टाइम पे, कि किस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है, वो है स्टाइलिस्टिक इनोवेशंस. क्या स्टाइल हम फॉलो कर रहे थे? नॉन लीनियर प्लॉट स्ट्रक्चर्स. मॉडर्निस्ट वर्क्स ऑफन हैव फ्रेगमेंटेड नॉन सीक्वेंशियल प्लॉट्स रिजेक्टिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कभी पास्ट प्रेजेंट से सीधे फ्यूचर जा रहे हैं, कभी पास्ट जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि कब क्या हो रहा है, कौन से दिन की बात हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, कौन से साल की बात हो रही है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि इंटरटेक्सुअलिटी. फ्रीक्वेंट allusions to other literary, historical and cultural works. Modernist writers often referenced the classics in a new and often ironic way. अब ये जैसे जेम्स जॉयस है, जैसे वुल्फ है, और भी जो राइटर्स हैं, ये बार बार जो पास्ट के राइटर्स हैं उनके जो वर्क्स है जो बहुत ही मतलब सुंदर लिखे गए हैं, वेरी मीनिंगफुल वर्क्स, तो दे आर गोइंग टू ब्रिंग देम इन देयर वर्क्स इन अ वेरी आयरॉनिक वे, ट्राइंग टू यू नो पुट क्वेश्चंस टू देयर टू द फ्यूटिलिटी ऑफ टुडे एंड टू द पास्ट आल्सो, कि मतलब एक आयरॉनी की तरह लिखेंगे, और उसको मैं डिस्कस करूंगी उन वर्क्स को इन अपकमिंग वीडियोस, तो आप उनको भी देखना बहुत ध्यान से. ये राइटर्स आप जैसे इनको जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है, टी.एस. एलियट है, इनको जब आप पढ़ोगे, और डी.एच. लॉरेंस है, तो इनके किस तरह से लिख रहे हैं, ये इनके पीछे क्या मोटो है, कि मोटिव क्या है, कि व्हाई दे आर राइटिंग इन सच अ वे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इनके वर्क. सो दैट रीजन बिहाइंड राइटिंग इन सच अ कॉम्प्लेक्स वे शुड बी अंडरस्टूड वेरी डीपली. ठीक है, फिर सिंबॉलिज्म एंड इमेजरी है. Deeply symbolic language होती है that requires interpretation and often reflects the complexity of the human experience. तो जब आप पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, और पढ़ा भी होगा तो आपको लगेगा कि जैसे जेम्स जॉयस द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, तो वो बहुत डिफिकल्ट लिखा हुआ है. और उसका यूलिसिस जो है, जो उसने सोचा था कि इट इज गोइंग टू बी द मास्टरपीस ऑफ हिज लाइफ, वो इतना डिफिकल्ट लिख दिया उसने कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट गॉट बैंड, और उसके बाद बहुत सालों तक तो वो बैन रहा, और फिर जिन्होंने पढ़ा उनको किसी को कुछ समझ नहीं आया. ठीक है, तो वो ज्यादा उसकी सेल भी नहीं हुई थी. मॉडर्निज्म्स इम्पैक्ट ऑन पोइट्री क्या था? टी.एस. एलियट द वेस्टलैंड 1922 जब रिलीज हुई, a landmark modernist text that reflects the disillusionment of the post-war world and is known for its fragmented multi-layered structure. अगर इसको ढंग से पढ़ लिया, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी और इसका एक बहुत अच्छा लेक्चर तैयार करूंगी जिसमें आपको समझ में आएगा. ये आपने पढ़ लिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मॉडर्निस्ट लिटरेचर, और उस वक्त क्या हो रहा था और क्या हालत थी दिमाग की इंसान की, वो समझ में आ जाएगी. ठीक है, फिर Ezra Pound's Make It New, his famous slogan, encouraged modernist poets to break from tradition and create something entirely new.
एजरा पाउंड टीएस इलियट के बहुत अच्छे दोस्त थे। एजरा पाउंड ने इनकी बुक, ये जो इनकी जो वेस्टलैंड पोएम है वो एडिट भी करी थी, एंड ही डेडिकेटेड हिज बुक टू हिज पोएम टू एजरा पाउंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑन मेक इट न्यू एक वो चलाया स्लोगन जो बहुत फेमस हुआ और लोगों ने उसको फॉलो किया। इन ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेडिशन, जो पीछे से चला हुआ है उसके खिलाफ आप मतलब लिखो। तो ये हुआ। इमेजिज्म आया, अ पोएटिक मूवमेंट दैट एम्फसाइज क्लियर डायरेक्ट इमेजरी एंड रिजेक्टेड एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन। ज्यादा ऑर्नामेंटेशन, ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, क्लियर डायरेक्ट इमेज होनी चाहिए जो समझ में आए। फिर मॉडर्निज्म इन्फ्लुएंस ऑन नॉवेलिस्ट। ठीक है, कि जोयसेस जो यूलिसिस थी 1922, ये भी 1922 में आई है। तो अ ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल दैट इनकॉर्पोरेट स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉन लीनियर नैरेटिव एंड मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस। Wool's Mrs. Dalloway 1925 focuses on the inner thought of its characters with themes of time, memory and societal roles. तो आप देखोगे कि इसमें जो ये बहुत तरह के मूवमेंट्स जो आ रहे थे आर्ट एंड लिटरेचर में, तो दे वर काइंड ऑफ अपसेटिंग एंड अनसेटलिंग, दे वर अनसेटलिंग फॉर द रीडर्स। ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्ट कर रहे थे मेन स्ट्रीम मॉरलिटीज एंड लाइफ, और वो बता रहे थे कि कितनी लाइफ फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, और कितना डिप्रेशन इज रैम्पेंट इन द सोसाइटी, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी इनटू, मतलब इस सीन में कम्स द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और वॉज सपोज टू, अब ये कि ऐसा ऐसी कि कभी वॉर नहीं होगी, और पेट्रियोटिज्म वाज कंसिडर्ड गुड इनिशियली, दे थॉट इट वाज इट्स फाइन, लेट इट कम, बट लेटर दे रियलाइज कि राइटर्स लाइक विल्फ्रेड ओवन जो थे, उन्होंने कहा कि ऐसे राइटर्स भी दे वेंट एज सोल्जर्स एंड दे ट्राई टू हेल्प इन द वॉर, पर उनको समझ में आया द पथेटिक कंडीशन, द हॉरर ऑफ वॉर देखा उन्होंने फर्स्ट हैंड। सो द वर्ल्ड had a disillusioning effect on the Western mind. The war was from 1914 to 1918. Almost immediately in the year, iske just baad aaya Great Depression. There was a crash in the stock market, especially in America. It led to the great loss, failure of the American dream. और इस टाइम पर फिट्जराल्ड की आई थी द ग्रेट गेट्सबी, तो वो बहुत ही अच्छी है, अमेरिकन ड्रीम पे लिखी गई है, वो बुक पढ़ने लायक है, छोटा सा नॉवल है बट इट्स वेरी गुड। तो इन द यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा हुआ, इसके रेपरकशंस फील हुए। द ग्रेट डिप्रेशन लेड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इट लेड टू पॉवर्टी, और people became more they started consuming alcohol and drugs and committing suicide। ठीक है, इट वॉज टेरिबल, है ना, और मॉरल वेस्टलैंड था, एवरीवेयर पीपल लूजिंग बिलीव इन सोशल इंस्टीट्यूट्स, पीपल डिडंट नो व्हाट टू बिलीव एनी मोर। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह का वेस्टलैंड, मॉरल वेस्टलैंड था। फिर आगे चलते हैं, की वर्क्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर क्या है। यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस हमें पता ही चल गया। ठीक है, इसने होमरिक एपिक को उठाया है, जेम्स यूलिसिस हमें पता है। सेट इन वन डे इन डबलिन, एक्सप्लोरिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। वेस्टलैंड जो है वो अगेन पोस्ट वॉर वर्ल्ड की बातें हैं। और मिसेस डेलोवे है, वो नॉवल है, वो बहुत इनर लाइव्स ऑफ हिज कैरेक्टर्स एंड एक्सपोजेस थीम्स ऑफ टाइम, मेमोरी एंड सोसाइटल रोल्स, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांस काफ्का बहुत इंपॉर्टेंट है। सरियल एक्सप्लोरेशन है, एलिनेशन, आइडेंटिटी एंड द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। लीगेसी ऑफ मॉडर्निज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो जो हम देखेंगे कि इसमें जो कॉलोनिज्म भी हुआ, राइट। तो पोस्ट मॉडर्निज्म, पहले आप इसको ध्यान से सुनना कि मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि राइज ऑफ कॉलोनिज्म भी था, पर modernist people, the writers, the other people also living and working as a social relief, in social relief, so they were trying to make sense of it. This was a time when the margins began to talk back to the center.
the working class were talking back, the colonized people were gaining freedom, women were organizing, there were many civilized movements, है ना, suffrage movements थे एक तरह तरह के. तो ये एक जो मार्जिन है, तो पीपल हु वर कंसिडर्ड वीक दे स्टार्टेड टू स्पीक, है ना. दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन कैपिटलिज्म जब डेवलप हो रहा था, दो इट हैड डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस लाइक द ग्रेट डिप्रेशन, कैपिटलिज्म के कारण ही ग्रेट डिप्रेशन हुआ. तो पर मास कंज्यूमर सोसाइटी भी उस टाइम डेवलप हो रही थी. इट वाज अ chaotic period. Modernism is a very heterogeneous approach to this chaos and anarchy, है ना, the anarchy and futility that to contemporary society or history, like Eliot said कि in order to make sense of this chaos, writers tried to employ techniques. हमने अब देखी, और जो टेक्निक्स है इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, मिथिकल मेथड लगाया है, सिंबल्स एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करी है ना. दे ट्राई टू ब्रिंग द माइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स into focus, like in expressionism and surrealism, rather than focusing on external reality. उन्होंने ये जो expressionism है और surrealism है, ऐसे methods, ये ऐसे जो मूवमेंट्स है वो लाए थ्रू टेक्निक्स लाइक एपिफेनी, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा. मॉडर्निस्ट ये क्यों कर रहे थे, ऐसी ऐसी चीजें क्यों ला रहे थे, ऐसे मेथड्स क्यों ला रहे थे? टू मैप द ह्यूमन साइकी कि हो क्या रहा है, कोई मतलब ऐसे क्यों डिस्टॉर्टेड है, ऐसे इस तरह से क्यों डिवाइडेड है हम, वो समझने के लिए. सो इन मॉडर्निज्म देयर इज न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ सिगमंड फ्राइड, हमने ये समझा, है ना. मीटर और राइम और सब तरीके के डिफरेंट तरीके की चीजें आने लगी. Modernists tried to show the society that is fragmented. They lamented this loss of unity and attempted to create this unity in fragmentation. Fragmentation में वो unity ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और पर it was all futile because you cannot, ठीक है. The modernists resorted और जैसे went back to the classics. They believe that the classics have some values. पुराने जमाने में जो वैल्यूज होती थी वो अब नहीं है. जैसे 18 सेंचुरीज में, जैसे उससे पहले की सेंचुरीज में जितनी भी ह्यूमैनिज्म की जो सेंचुरीज है, उसमें जो वैल्यूज थी, जो सोसाइटी में एक जनरल रिस्पेक्ट था, एक बिलीफ था, एक फेथ था, वो सब अब नहीं है. तो दे वर गोइंग बैक टू क्लासिक्स. तो ये है मॉडर्निज्म प्रोबेबली केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी, हमने देख लिया. और फिर जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये दे टॉक अबाउट द chaotic experiences of war, है ना. ये और टेक्निक्स और भी यूज करिए, पैरोडी एंड पेस्टिश, जो हम डिस्कस करेंगे. पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो रिएक्शन है एज वेल एज द कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म doesn't lament but celebrates fragmentation because unity is not possible. Postmodernism shows the world without unity or permanence, without fixities. Postmodernism embraces the values of post-structuralism, identity, truth, reality and its constructs. ठीक है, अब वो ये इनको समझ में आ गया कि हम जो हैं ये इस फ्रेगमेंटेशन को हमें अपनाना पड़ेगा पोस्ट मॉडर्निज्म में. इसको, इस प्लूरलिटी को, मीनिंग ऑफ मतलब जितने प्लूरल मीनिंग है, हाइब्रिड है सब कुछ, तो इसको हमें अपनाना पड़ेगा. तो इसके लिए इन्होंने टेक्निक्स लगाई और ढूंढी, वो थी मेटाफिक्शन, पैरोडी एंड पेस्टिश, ये मैं डिस्कस भी करूंगी. टू शो देयर इज नो परमानेंट रियलिटी, एवरीथिंग इज इन कंफ्यूजन, इन फ्लक्स. ये इट इज अ मॉडर्निज्म जो है वो एक डाइवर्स मूवमेंट है और उसके कई अप्रोचेस हैं जो आपको D.H. लॉरेंस की में दिखेंगे, जेम्स जॉयसे के दिखेंगे, वुल्फ के उसमें दिखेंगे. तो सब में इनमें दिखेंगे कि किस तरह से दे वर ट्राइंग टू फाइंड अ सेंटर मॉडर्निज्म बट नॉट पोस्ट मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म लेड द ग्राउंड वर्क फॉर पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर which further challenges boundaries, embraces paradox and incorporates popular culture. Okay, तो अब हम यहाँ रुक जाते हैं और मैं फर्दर आई विल अपलोड मोर लेक्चर्स ऑन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म.